नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 स्वर्णिम भारत के तहत 4 भागों का हमने अध्ययन कर लिया था। इसी के अगले चरण में हम आज भाग 5 का अध्ययन करेंगे। ये जो आपके सामने मानचित्र दर्शाया गया है, इन मानचित्रों के अंदर 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ को मानचित्र में दर्शाया गया है। इन महाजनपदों के बारे में अपन ने पढ़ा था और ये मानचित्र के माध्यम से हमें दर्शाए गए हैं। इसी के नीचे जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था, इनके प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र थे जैसे स्वर्णगिरी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तोशाली आदि को दूसरे मानचित्र में दर्शाया गया है। इसी के आगे स्तूप के बारे में हम बात करें तो सांची का स्तूप बताया गया है। इसी के नीचे अशोक स्तंभ जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको दर्शाया गया है। और इसी के ठीक नीचे जो अशोक के समय में जो लिपि प्रचलित थी, अभिलेख थे, अभिलेखों के जिन लिपि के अंदर लिखे गए उनको बताया गया है। मौर्य वंश के बारे को पढ़ने के बाद हम शुंग वंश के बारे में जानकारी करते हैं। तो इस शुंग वंश की जो स्थापना हुई वो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हमने पिछली बार पढ़ा था कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था उसकी शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और यहाँ पे अपने वंश की शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य राजा वृहदत्त का प्रधान सेनापति था ये पुष्यमित्र। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। 2 बार कई विजय प्राप्त की युद्धों में। युद्ध की विजयों के पश्चात 2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। जो उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए उसके अंदर उसका जो पुरोहित था वो कौन था? पतंजलि। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसने अमात्य वसुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया था। अगले वंश के रूप में हम सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। मतलब सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक नामक व्यक्ति ने। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात था। इसको दोनों नामों से जाना जाता था। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उसके बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करने का मतलब है पूरी तरह से अपना अधिकार करना, यानी वो हिस्सा पूरी तरह से इसके अधिकार में आ गया। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक
पैठन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हो गया। देखो, सातवाहन वंश का जो शासक था सातकर्णी प्रथम, इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पे शकों का शासन स्थापित हो गया और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गोमतीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठ पुत्र पुलभावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित थे। ये देखिए, सातवाहन वंश के जो सिक्के थे उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। तो इन्होंने हमारे समाज के अंदर वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रचलित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य और व्यापार, कृषि और अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। इनके शासनकाल में जो धातुएं थी, चांदी, तांबा, शीशा, इसका बड़ा प्रचलन हुआ, यानी ये प्रचलन में आ गई, इनका उपयोग होने लगा। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान, जिसे अग्रहार देने की प्रथा आरंभ की। अग्रहार प्रथा क्या होती है? भूमि दान करने को अग्रहार प्रथा कहते हैं, जो कि इन्होंने ही आरंभ की। सात महान राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो इसकी जो कार्ले का चैत्य था, इसकी लंबाई 40 मीटर और ऊंचाई कितनी? 15 मीटर। इसके बाद हम अगले कालांश में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।